गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत भूगोल। भूगोल के अंदर जो अपना टॉपिक था वो था भारत के प्राकृतिक प्रदेश या भारत की स्थल आकृतियां। पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी स्थल आकृतियाँ भारत में पाई जाती है। जो हमने 6 आकृतियाँ विशेष रूप से जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में 5 आकृतियाँ है। बच्चों ने कहा सर उन्हें एक बार वापस लिखा दो, तो आप लोग वापस लिख लो। जो हमारी किताब के अनुसार है, पहले मैंने जो पढ़ाया था आपको उत्तर का पर्वतीय मैदान, वो हमारी किताब में नहीं है। हमारी किताब में जो है उन्हीं के आधार पर अपन आज चल रहे हैं। पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा आपके उत्तर के मैदान, तीसरा है आपके प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है आपके मरुस्थल, पांचवा है आपके तटीय प्रदेश, छठा है आपके द्वीप समूह। आज जो हम पढ़ेंगे हिमालय के पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत हम हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा भारी हिमालय या भारी हिमालय। ठीक है, इनको जब अपन अभी स्टार्ट करेंगे तब इनको एक एक विस्तार से बताएंगे। अभी तो आपने देखना है कि अपनी किताब में क्या क्या हमको पढ़ना है। फिर है उत्तर के मैदान, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले सिंधु नदी का मैदान, दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे यमुना गंगा के मैदान, इसी में हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान। हाँ, दोनों में थोड़ा अंतर है, जो हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से मालूम चल जाएगा। गंगा का मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पहाड़ियां या पहाड़ और पठारों के बारे में। मरुस्थल में हम पढ़ेंगे भारतीय प्रदेश में स्थित मरुस्थल के बारे में। तटीय प्रदेशों में अपन पढ़ेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप में स्थित तटीय प्रदेशों के बारे में। और द्वीप समूह, तो इसमें हम पढ़ेंगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो ये आप उतार लो, फिर अपन आगे करेंगे। ये आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा कि जो हमारे 6 जो स्थलाकृतियां हमारी किताब में दी हुई हैं वो है हिमालय, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह। इनके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे हिमालय, जब हम अभी लेंगे आज ही, तो उसमें हम पढ़ेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय, भारी हिमालय, जिसको हम
शिवालिक भी बोलते हैं। ये निर्माण के आधार पे है। सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ और बाहर हिमालय शिवालिक की पहाड़ियां उनका निर्माण आज भी जारी है। वो क्या है, उत्तर के जो महान हिमालय से जो नदियां आती है वो अपने साथ बजरी और मिट्टी लाती है, उनके गत से जो स्थान ऊंचा उठता गया वो आता है भारी हिमालय में। उत्तर के मैदान, इसमें हम सिंधु का मैदान, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान, रावी, जिनाब, झेलम आदि, यमुना गंगा के मैदान कौन कौन से राज्यों में पड़ता है, जैसे हमारे राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है। इस तरीके से ये जो है ये 3 जगह है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार का कुछ हिस्सा आएगा। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये अरुणाचल प्रदेश में होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, लेकिन जो मैदान आएगा वो आएगा असम वाला। मरुस्थल, जो हमारा थार का मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में है। तटीय प्रदेश, भारत के साथ जो लगे हुए तटीय प्रदेश थे, उस दिन मैंने आपको बताया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। और द्वीप समूह में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे कि ये इनकी स्थिति कहाँ है। कि जैसे आपको मालूम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे पूर्व की तरफ है और लक्षद्वीप हमारे प्रायद्वीप के पश्चिम की तरफ है। एक अरब सागर में है और एक बंगाल की खाड़ी में। और मैं आपको बताया था प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप और द्वीप के बारे में लिख लो। इसी के साथ हम लेंगे पहाड़ के बारे में, फिर बाकी जो चीजें आती जाएंगी हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल चीज लिख रहे हैं कि पहला पहाड़ किसे कहते हैं। पृथ्वी का वह प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ क्षेत्र या आकस्मिक रूप से ऊंचा उठा स्थान क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। इसके 2 रूप हैं, एक है पहाड़ियां, एक है पहाड़। इनको घाटियां भी बोलते हैं। ये कम उबड़ा क्षेत्र और ये ज्यादा ऊंचाई तक उबड़े क्षेत्र। ठीक है, पहाड़ किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ क्षेत्र और आकस्मिक रूप से ऊंचा उठा। चित्र के द्वारा समझ सकते हो आप कि आप कभी इस तरीके की आकृतियां जब पृथ्वी पर देखते हैं तो ये क्या है, हम पहाड़ के रूप में इन्हें मानते हैं। ये जो छोटी सी जगह हैं इनको हम बीच बीच में इस तरीके से पहाड़ियां व घाटियां बोल देते हैं। इनका उभार थोड़ा सा कम होता है और जो पहाड़ है उसका उभार थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको ये नॉलेज होना आवश्यक है। जब हम घाटियों के बारे में बात करेंगे तो मैदानों के बारे में बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम होना आवश्यक है। दूसरा है आपके मैदान। तो मैदान क्या होते हैं, पृथ्वी का समतल भूभाग। इसी के साथ आप लिख सकते हो मरुस्थल को। यह भी एक मैदान का हिस्सा है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। पृथ्वी का वह भूभाग जहाँ रेत ही
है आपके प्रायद्वीपीय प्रदेश या प्रायद्वीप लिख लो इसे आप, तो इसमें लिख सकते हो आप भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से ढका हुआ हो, और अंतिम है आपका द्वीप। तो भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ हो, ये उतार लो आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा मैदान पृथ्वी का वह समतल भूभाग। मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं, काफी दूर तक फैले होते हैं। मरुस्थल पृथ्वी का वह भूभाग जहाँ रेत ही रेत हो, रेतीले टीले हों। प्रायद्वीप भूमि का वह भूभाग जहाँ पर तीन तरफ से पानी हो और एक तरफ समतल हो, मैदान हो, कुछ भी हो। द्वीप भूमि का वह भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो या ढका हुआ हो, वो क्या होता है? द्वीप समूह कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा पर्वत किसे कहते हैं कि भूमि का वह भाग जो प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं या पर्वत कहते हैं। तो ये पर्वत कितने प्रकार के हैं? तो ये पर्वत या पर्वतों के प्रकार भी आप लिख लो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं पर्वतों के प्रकार। तो पहला आप लिख सकते हैं ब्लॉक पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, तीसरा संचित पर्वत और चौथा वलित पर्वत। जो हम आज जो पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में, और जो कौन सा है हमारा? हिमालय। और जो दूसरा हमारा जो वलित पर्वत है, वो राजस्थान का जो पर्वत है, वो भी वलित पर्वत में आता है, जिसे हम अरावली पर्वत बोलते हैं। फर्क क्या है कि अरावली पर्वत संसार के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, जो कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन काल का है, और हिमालय पर्वत नवीन है, जिसको आप टर्शरी काल का बोल सकते हैं। इनके तीन काल है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी आप इनको उतार लीजिए, फिर अपन हिमालय का थोड़ा सा परिचय लेंगे और उसके बाद में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब आप हिमालय की सामान्य जानकारी। पहली है, इसको आप ए कर लो। पहली है हिमालय का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? हिमालय का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो इसका उत्तर आप है हिमालय का निर्माण टेथिस सागर
के अवशिष्टों से या अवशिष्टों के स्थान पर हुआ है। इसी में दूसरी विशेषता लिख सकते हो आप, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरा, संसार का सबसे नवीन पर्वत है जिसका निर्माण अभी जारी है। इनको और भी आगे लिखिए। क्या लिख सकते हैं अपन, यह एक वलित पर्वत है। तो हिमालय के बारे में सामान्य जानकारी है। हिमालय का निर्माण किस जगह पे हुआ है? तो तैतीस सागर के अवशिष्टों के ऊपर हुआ है। संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये, और संसार के जितने भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो कहाँ पर है? हिमालय पर मिलती है। संसार का सबसे नवीन पर्वत है जिसका निर्माण अभी तक जारी है, और यह एक वलित पर्वत है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत कब कब किस किस काल में बने। हमें कैसे मालूम चलता है कि कोई पर्वत नया है कि पुराना है? तो हम उसके निर्माण के आधार पर इस चीज को बताते हैं। तो जो पर्वतों का जो निर्माण चालू हुआ वो हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। दूसरा आया डेबियन युग, या इसको कल्प भी कह सकते हो, प्री कैम्ब्रियन कल्प, डेबियन कल्प। तीसरा टर्शरी कल्प, टर्शरी कल्प। इन तीन समय में ही तो आप देख के जान ही सकते हैं कि पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में चालू हुआ, और उसके बाद डेबियन कल्प में बने, और जो सबसे नए पर्वत हैं वो टर्शरी कल्प में बने। टर्शरी कल्प का जो समय है वो 7 करोड़ वर्ष से 20 लाख वर्ष तक का माना जाता है। और उसके बाद में यानी 7 करोड़ वर्ष से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व तक, उसके बाद में और कहीं भी किसी भी पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वह नवीन पर्वतों में से एक है। कैसा है? वलित पर्वत है। और ये प्री कैम्ब्रियन काल के हमारे पास कुछ पर्वत मिलते हैं, जिसमें एक को आप भलीभांति परिचित हैं, जिसको आप बोलते हैं अरावली पर्वत। क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत। तो आप देख सकते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर संसार का प्राचीनतम पर्वत के अवशिष्ट भी हैं, जो हम अरावली के रूप में जानते हैं, और संसार का सबसे नवीनतम पर्वत जिसे हम हिमालय के रूप में जानते हैं वो भी हमारे यहाँ है। अभी हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत कौन कौन से देशों में स्थित है, और फिर उसके बाद में हम भारत में स्थित हिमालय का वर्णन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है हिमालय पर्वत किन किन देशों में स्थित है, या हिमालय
पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन कौन से देश आते हैं जो हिमालय से या तो सीमा बनाते हैं या हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप उन देशों में जो नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखो आप भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल और पांचवा भूटान। ये 5 देशों के अंदर हिमालय का विस्तार है, इनको उतार दीजिए। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत में स्थित हिमालय के बारे में और उसके विस्तार को हम जानेंगे। ठीक है, उठा लिया हुआ आपने। हाँ, एक चीज और इसमें आप लिख सकते हो, भारत में जो हिमालय का विस्तार है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो एक चीज और लिख लीजिए आप, भारत में हिमालय का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको लिख लो, फिर अपन आगे चलेंगे। लिख लिया? यहाँ है हिमालय का विभाजन। सबसे पहला महान हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, नाम से मालूम है महान हिमालय, तो इसका मतलब है हिमालय का सबसे प्रमुख भाग। इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय से उत्पन्न या शुरू या उद्गम होने वाली सारी नदियां हिमालय के इसी भाग से निकलती हैं। ठीक है, इसको उतार लो, फिर अपन आगे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के विस्तार के बारे में। हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। देखो बेटा, हिमालय का जो विस्तार है उसे हम 4 तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हिमालय का विस्तार, पहला आप लिख सकते हो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। अगर आप इसे नक्शे में देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हिमालय का जो ये भाग है वो यहाँ से आप मानो और इस तरीके से आपको ये यहाँ तक दिखाई देगा। तो आप देखेंगे ये कहाँ आ गया, उत्तर पश्चिम से
और ये भारत है। इसको इस तरीके से नापेंगे तो दक्षिण पूर्व पर। ठीक है। दूसरा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। जब आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है हमारे, ये है जम्मू कश्मीर का, और ये जो हिस्सा है ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश का। तीसरा है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। ये है आपका नंगा पर्वत और ये है आपका नामचा बरुआ। तो ये नंगा पर्वत कहाँ है आपके? जम्मू कश्मीर में है। और नामचा बरुआ कहाँ है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और चौथा आप कर सकते हैं सिंधु नदी के घाट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। कहीं कहीं इसे दिहांग नदी भी कहते हैं। तो आप इसे लिख लो, फिर समझा देते हैं। तो हिमालय का विस्तार कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? ये चारों पांचों चीजें एक ही हैं, लेकिन ये आपको समझाने की दृष्टि है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। जब आप नक्शे में देखेंगे तो भारत के कहां से चालू हो रहा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। बेटा ये जो है हिमालय के निर्माण के अनुसार है। हिमालय का निर्माण उत्तर पश्चिम से चालू हुआ और दक्षिण पूर्व पर जाकर समाप्त हुआ। ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से, ये भी आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर से हिमालय का निर्माण चालू हुआ और अरुणाचल प्रदेश में जाकर समाप्त हुआ। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। अब आप इसमें जो नंगा पर्वत है इससे लेकर कहां तक है? नामचा बरुआ तक। और सिंधु नदी के घाट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है। तो ये आप इसको लिख लिया होगा। तो अब अपन आगे करेंगे। अब आप इसे यहाँ देखेंगे महान हिमालय को, तो ये आपको अर्ध चंद्राकार में दिख रहा है, आधे चंद्रमा के समान या अर्धवृत्त आप इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है? अर्धवृत्त जैसी। इसका जो विस्तार है तो हमें NCERT की पुस्तकों में, जो नई पुस्तकें हैं उनमें 2400 किलोमीटर और जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें 2500 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर आपके बहुविकल्पीय सवाल आएगा तो आपको दोनों में से एक ही चीज दी जाएगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, ये निश्चिंत है। फिर है इसके चौड़ाई। इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चौड़ाई कम होती जाती है।
जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये चौड़ाई है 400 किलोमीटर और यहाँ पर जाके क्या हो गया 150 किलोमीटर। तो आपको साफ दिख रहा है कि आपको नक्शे में भी देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, ये है उत्तर पश्चिम। और जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर चल रहे हैं ये चौड़ाई क्या हो गया कम होती चली गई। अब है इसकी जो मेन चोटियां कौन कौन सी है हिमालय पर्वत की, इसको उतार लो आप, फिर अपन उनको लिखेंगे। पहली चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, इसकी कहीं कहीं 8,848 और कुछ 8,850 मीटर। दूसरी है आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा की है 8,598 मीटर। तीसरी है आपकी मकालू, मकालू है आपके 4,881 मीटर। उसके बाद है आपकी धौलागिरी, ये आपकी 8,172 मीटर। तो ये जो है एवरेस्ट की मुख्य चोटियां हैं। और इसके बाद में आप देख लो कि जो सारी जितनी भी बड़ी चोटियां हैं विश्व की, यही स्थित है। और एक चीज और लिख सकते हैं कि सारे शिखरों के साथ में इसकी जो औसत ऊंचाई है महान हिमालय की, उसको आप 6,000 मीटर और कहीं कहीं एनसीईआरटी किताबों में 6100 मीटर भी बताई गई है। ठीक है, आज हम यही खत्म करेंगे और इसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।